आज़ादी के बाद ये चित्र 1, 2, 3 इसमें दिखाए गए हैं। आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी थी। इस प्रसिद्ध कार्टून में कांग्रेस के भीतर आए बदलाव को दर्शाया गया है। कार्टून में दिखाया गया है कि आज़ादी के 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस किस कदर फूट का शिकार हो गई थी। अध्याय इस अध्याय में किताब के दूसरे अध्याय में आपने कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में पढ़ा था। इस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी और ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किलें आ रही थी। विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज्यादा ताकतवर था। कांग्रेस को इस पक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी, क्योंकि अब यह पार्टी अपने अंदर के विभिन्नताओं को एक साथ थाम कर नहीं चल पा रही थी। इस अध्याय में हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहां पर दूसरे अध्याय में छोड़ी गई थी, ताकि हम समझ सके कि नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली। विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस किस तरह की इन चुनौतियों से उबरी और कैसे नई नीतियों तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली का पुनर्वापिस की। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनरुत्थान। द टाइम्स ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नेहरू इज द डेड कंट्री सडन बाय सडन एंड द मॉर्निंग द वायर्स। राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। 1964 में मई में नेहरू की मृत्यु हुई। वे पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेश लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में होगा क्या। भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेश था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेश के दायरे में उठा था। आशंका थी कि बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने के सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेश थे कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आना खड़ी है और नया नेतृत्व उसका समाधान खोज पाएगा या नहीं। 1960 के फ्रांस और कनाडा में ऐसी सूरत कायम हो तो वहाँ कोई भी लोकतंत्र के असफल होने अथवा देश के टूटने की बात नहीं करता। हम ही आखिर लगातार इतने शक में क्यों पड़े रहते हैं। दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश से ही बिखर जाता। नेहरू के बाद शास्त्री नेहरू के उत्तराधिकारी की सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा की। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में है। लाल शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के विरोधी नेता चुने गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते गए थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियां का सामना किया। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों में उबरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा था। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक
तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध के समाप्ति से के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत, मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। नेतृत्व के लिए गहन ये लाल बहादुर शास्त्री के नाम से डाक टिकट जारी किया जाता है, जो 1904 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पद भार संभाला। 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में 1957 से 1964 के बीच भी मंत्री पद पर रहे। अपने जय जवान जय किसान का मशहूर नारा दिया था। तमाम आदेशों के बावजूद इंग्लैंड की तुलना में भारत में प्रधानमंत्री का सवाल ज्यादा शालीनता और तेजी के साथ हल कर लिया गया। 3 जून 1964 को गार्जियन में प्रकाशित इस संपादिक में इंग्लैंड और भारत के राजनीतिक घटनाक्रम की तुलना करते हुए यह बताया गया कि भारत में जहां नेहरू की मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री के सवाल की जल्दी हल कर लिया गया, वहीं इंग्लैंड में हेराल्ड मैकमिलन के बाद नए प्रधानमंत्री का मामला लंबे समय तक खींचता रहा। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा। ये चित्र में इंदिरा ऊपर दिखाई सभाकर आर के लक्ष्मण। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 जनवरी 1986 को स्टार्ट में दिखाया गया। इंदिरा 1 नंबर पे खड़ी है। प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र के परिपक्वता के रूप में देखा गया। इन नए प्रधानमंत्री के जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामले में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। इस वक्त इंदिरा गांधी जो 1917 से 1984 तो इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्र आंदोलन में भागीदारी। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष। 1964 से 1966 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही। 1967 से 1971 और 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाई। गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी हत्या कर दी गई। 1984 31 अक्टूबर को हत्या कर दी गई। सभाकर रघु राय का ये चित्र इंदिरा गांधी के साथ दिखाया गया है। इंदिरा गांधी के लिए स्थितियां सचमुच कठिन रही होगी। पुरुष के दबदबे वाले क्षेत्र में आखिर वे एक अकेली महिला थी। ऊंचे पद पर अपने देश में ज्यादा महिलाएं क्यों नहीं। देश में आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी, इससे इंदिरा की कठिनाइयां ज्यादा बढ़ गई। इन कठिनाइयों के मद्देनजर उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। चौथा आम चुनाव 1967। भारत के राजनीतिक और चुनाव इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952
के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। उन चुनाव के संदर्भ में चौथे आम चुनाव आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। दो प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद संभालने हुए अभी पूरे एक साल का अरसा भी नहीं गुजरा था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाजा से कम अनुभवी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्सों और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पाद और निर्यात में गिरावट के साथ ही सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई थी। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधन को सैन्य मदद में लगाना पड़ा। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार की शुरुआती फैसलों में एक था रुपया का अवमूल्यन करना। माना गया कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर को कीमत 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7 रुपए हो गई। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या मान की जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जनविरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण किया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। चुनाव कथा राजस्थान के एक गांव की। यह प्रसंग 1967 के विधानसभा चुनाव का है। चोमू नामक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी आमने सामने थे। लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव देवीसर में यह हुआ कि स्थानीय राजनीति का समीकरण कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के चुनावी गणित से जो उलझा। देवीसर में शेर सिंह नाम के व्यक्ति का दबदबा था, परंतु धीरे धीरे उसका भतीजा भीम सिंह ज्यादा लोकप्रिय होने लगा था। हालांकि दोनों ही राजपूत थे, किंतु भीम सिंह ने पंचायत का प्रधान बनने के बाद अन्य समुदायों के बीच भी जगह बना ली थी। दरअसल उसने राजपूतों के अलावा गैर राजपूत समुदायों को जोड़कर एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार कर डाला था। भीम सिंह ने आसपास के गाँवों में ग्राम प्रधान पद के लिए कई उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा करके एक गठबंधन सा तैयार कर लिया। भीम सिंह इतने भर में संतुष्ट नहीं था। वह कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पास एक प्रतिनिधिमंडल लेकर जा पहुंचा। उसने मुख्यमंत्री पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश की कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसके एक राजनीतिक सहयोगी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। मुख्यमंत्री सुखाड़िया ने भीम सिंह को समझाया कि ऐसे कर पाना मुश्किल होगा। उल्टे उन्होंने भीम सिंह को अपने मनपसंद उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए राजी करा लिया। अब भीम सिंह ने अपने समर्थकों से मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए उम्मीदवार के लिए काम करने को कहा। दरअसल भीम सिंह यह बात भली भांति जानता था कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार जीत जाता है तो उसका मंत्री बनना तय है, और उसके मंत्री बनने का अर्थ है कि भीम सिंह मंत्री से सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। शेर सिंह के पास स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार का साथ देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पार्टी का उम्मीदवार जागीरदार था। गांव में चुनाव प्रचार करने के दौरान शेर सिंह लोगों से यह कहता था कि जागीरदार गांव में स्कूल का निर्माण कराएगा और गांव के विकास के लिए अपनी जेब से पैसा लगाएगा। खैर, संक्षेप में देवीसर गांव में विधानसभा चुनाव चाचा भतीजे की खेमबाजी में बदल गया था। आनंद चक्रवर्ती की पुस्तक अ विलेज इन चेमू असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल इन राजस्थान पर आधारित है। राजस्थान पर गैर कांग्रेसी यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से
अलग थलग नहीं रह सकती। विपक्ष दल जन विरोधी की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया है कि उसे वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चे बनाया तथा अन्य राज्यों में सीट के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठक पटक से उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर पर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद के नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दल का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीब के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। चुनाव का जनादेश व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के कारण माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसके प्रांत मतों के प्रतिशत तथा सीट की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिलते थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.बी. सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। भारत में जिस तरह प्रवृत्तियां जारी है, उनमें एक सुव्यवस्थित समाज रचने का, बनाए रखने का काम नागरिक सरकार के हाथों में जाता रहेगा और सेना ही फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र विकल्प होगी। भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग असफल हो चुका है। नेविस मैक्सवेल ने उपयुक्त बातें अपने लेख इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी में कही थी। यह लेख लंदन टाइम्स में प्रकाशित 1967 हुआ था। ये टी नटराजन अन्नादुरई 1909 से 1969 1967 के मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, चर्चित पत्रकार, लेखक एवं वक्ता। मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी से संबंध। बाद में द्रविड़ कसगम 1934 में शामिल हुए। 1949 में द्रविड़ मुन्नेर कसगम का बतौर राजनीतिक पार्टी गठन। द्रविड़ संस्कृति के समर्थक, हिंदी का विरोध और हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, राज्यों में व्यापक स्वतंत्रता के समर्थक रहे। राम मनोहर लोहिया 1910 से 1967 आज समाजवादी नेता, एक एवं विचारक, स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता। 1963 से 1967 तक लोकसभा सांसद, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक। गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान। विचारधारा का संयोजन। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार। पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला। विधानसभा चुनाव परिणाम 1967। पीले वाले वे प्रदेश जहां कांग्रेस को 1967 में विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला। लाल वाले वे प्रदेश जहां कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला। राजस्थान कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, लेकिन कुछ अन्य सहायता से सरकार बनाई गई। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इधर बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, इधर उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी, नागा हिल्स, तयुंगसेंग क्षेत्र, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर, गोवा, दमन दीव, लक्षद्वीप, केरल, पांडिचेरी और मद्रास, इधर अंडमान और निकोबार द्वीपों समूह। क्या आज गैर कांग्रेसवाद प्रासंगिक है? क्या मौजूदा पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के खिलाफ ऐसा ही तरीका अपनाया जा सकता है? नोट, यह नक्शा किस पैमाने के हिसाब से बनाया गया है? भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रमाणित सीमा रेखा न माना जाए। राजनीतिक
बदलाव का यह नाटकीय स्थिति आपको राज्य में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला तो अन्य 2 राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथों में सत्ता निकल गई थी वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, वे राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रमुड़ मुन्नेत्र कसगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित शासक से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबा खत्म हो गया? त्रिशंकु विधानसभा और गठबंधन सरकार की इन बातों में नया क्या है? ऐसी बातें तो हम आए दिन सुनते रहते हैं। गठबंधन 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इस कारण इन सरकारों में संयुक्त विधायक दल को सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकारों के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। उनके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त के 2 पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी और रिपब्लिक पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। ये कीप राइट्स नो लेफ्ट टर्न, ये एसएसपी, बीकेएस, एलडी और यूटीएल, बीकेडी कई पार्टियां हैं जो कुट्टी सभागर कुट्टी से लिया गया 1974 में गैर कांग्रेसी दल का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश पर कार्टूनिस्ट का नजरिया। दल बदल 1967 के चुनाव में एक खास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकार को बनने बिगड़ने में बड़ी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाते और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुल्म मशहूर हुआ। आया राम गया राम, हाय राम, अमूल देलही शिष्यस, आया राम गया राम। विधायक द्वारा तुरंत फुरत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम की जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्ध के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई थी। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया था। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा अपने पार्टी बदली। पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस से लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा की। गया राम था
अब आयाराम है। गयालाल की इस हड़बड़ी को आयाराम गयाराम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत सी चुटकुले और कार्टून बने। बाद के समय में दल बदल कानूनों के लिए संविधान में संशोधन किया गया। कांग्रेस में विभाजन के कामराज 1909 से 1975 स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता, मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। मद्रास प्रांत में शिक्षा के प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध हुए। 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ। आप कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस में विभाजन हमने देखा कि 1967 की चुनाव के बाद में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। साथ ही उनके अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ में सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिला। उन्होंने सिंडिकेट से निपटना पड़ा। कांग्रेस नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता है। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुआ मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। इसमें प्रांत के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी अब मुंबई के S.K. पाटिल, मैसूर अब कर्नाटक के S. निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के N. राजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए थे। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह का निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजन होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस ओ में ही रहे। चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसीलिए भारत राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। S. निजलिंगप्पा 1902 से 2000 तक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, संविधान सभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, तत्कालीन मैसूर प्रांत अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री, आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध। 1968 से 1971 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। इसका मतलब यह है कि राज्य स्तर के नेता पहले के समय में भी किंग मेकर थे और इसमें कोई बात नहीं है। मैं तो सोचता था कि ऐसा केवल 1990 के दशक में हुआ था। के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकार और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिया पर ला खड़ा किया। इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1967 की चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्होंने हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसी रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों और वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से दास सूत्र कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न की सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को ये
कर्पूरी ठाकुर 1924 से 1988 के दिसंबर 1970 का और जून 1971 तथा जून 1977 और अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता, मजदूर और किसान आंदोलन में सक्रिय लोहिया के प्रबल समर्थक, जेपी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भागीदार, मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाले के रूप में पहचान, अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के प्रबल विरोधी थे। आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमों के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरा संदेश था। बीबी गिरी 1894 से 1980 तक 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति, कांग्रेस नेता एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता, सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, कर्नाटक के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति 1967 से 1969 एवं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति इस्तीफा एवं राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी, राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन से विजयी। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटेबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल आ रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। इंदिरा गांधी ने ये सभागार आर के लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया 21 अगस्त 1969। यह कार्टून बीबी गिरी की जीत के बाद छपा था। इसमें उन्हें एक विजयी मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया था। उनके गले में माला लटका रहा है। उनका मुकाबला सिंडिकेट के उम्मीदवार से था। कार्टून में सिंडिकेट के प्रतीक के रूप में निजी लिगप्पा को घुटने टेकते दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस कार्टून में इंदिरा गांधी के मुक्केबाजी वाला दस्ताना पहने क्यों दिखाया गया है? ये मुक्केबाजी वाला दस्ताना पहन के इंदिरा गांधी दिखाई गई हैं। इतिहास के लोकतंत्र की तरह शादी के ऐसे उदाहरण से भरा पड़ा है जब जन समर्थन की किसी लहर के बूते अथवा किसी लोकतांत्रिक संगठन के बल पर सत्तासीन हुए नेता राजनीतिक आत्माओं का शिकार हो जाता है और चरित्रहीन चटुकार दरबारियों की बातों में जीने लगता है। एस निजी लिगप्पा इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित करते हुए एस निजी लिगप्पा ने उन्हें 11 नवंबर 1969 को एक चिट्ठी लिखी। उपयुक्त पंक्ति इसी पत्र का अंश है। 14 अग्रणीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं के प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपर्युक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसी परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजी लिगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की। बीबी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मन मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी ही विजयी हुए। वह स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि
एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस रिकंजनिस्ट कहा जाने लगा था। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को प्रिवी पर्स की समाप्ति। पहले अध्याय में आपने देशी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा था। देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालिक शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय किया जाएगी कि जिस तरह राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा को कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में बड़ी समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स को की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि ये रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। प्रिवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इसे मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह पर मौजूदा कानूनी अड़चनें खत्म हो गई। द हिंदुस्तान टाइम्स पीएम में इंसिस्ट on free vote. Congress split on the historic day. No confidence mob against the Nijali Nagappa. We'd like to remind you, Bappu, wish was to see the Congress dissolve the Indian National Syndicate. 20 जुलाई 1969। सभागर विजयन शशांकर विकली 1969 में कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व के लिए प्रतिद्वंदी पर कार्टूनिस्ट का नजरिया विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातन पंथी तथा गरीबी की हिमायती और गरीबों की तरफदारों के बीच की लड़ाई करार दिया। 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पतम में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारत कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इसे अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, सांसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रम के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसी कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। चुनावी मुकाबला कांग्रेस हार के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिरी नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठनिक ताकत कांग्रेस के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस
कहा गया। इसमें इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। गरीबी हटाओ का नारा तो अब से लगभग 40 साल पहले दिया गया था। क्या यह नारा महज चुनावी छलवा था? गरीबी हटाओ। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और एक कार्यक्रम था। ग्रेट अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शकल प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रीवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित को, खासकर भूमिहीन, किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाओं और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे हुए अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। परिणाम और उसके बाद 1971 की लोकसभा चुनाव के नतीजन उतने ही नाटकीय थे जितने इन चुनावों को करवाने का फैसला। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पीछे 4 आम चुनाव में कभी हासिल न कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा में 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% वोट हासिल किया। अकेले इंदिरा गांधी को कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करे। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही इसकी झोली में आई। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वह असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया और इसे महाजोट को 40 में से कम सीटें मिली। सभा आर के लक्ष्मण द टाइम्स ऑफ इंडिया से यह चित्र बनाए। मिड टर्म्स रेस, इंदिरा गांधी ऊपर खड़ी हैं बेचारी, स्टार्ट कर दी हैं नीचे ये 1 2 3 स्ट्रॉन्ग कंसिस्टिंग वीक कंसिस्टिव और डिबेट। आई कांट बिलीव इट, आई थॉट आई वाज कमिंग फर्स्ट, यू सेकंड एंड ही थर्ड। द ग्रेट फिनिश नामक कार्टून में 1971 के आम चुनाव के परिणाम पर टिप्पणी की गई। पराजित खिलाड़ियों के रूप में उस समय के प्रमुख विपक्षी नेताओं को दिखाया गया है। 1971 ये चित्र सभागार आर के लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया। 1971 के आम चुनाव में जीत में अनेक चुनौतियां और समस्याएं भी छुपी थी। ये मासिसियू सपोर्टेड। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उसके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबी और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोधी की कोई गुंजाइश न बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी। इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ और कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रियता भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौती को धूल चटा दी। सभा कुट्टी से लिया गया ये चित्र इंदिरा गांधी ऊपर हैं जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, एपी, बिहार, असम,
जो कि असम। ये चित्र दिखाई मुख्यमंत्री चुनने की इंदिरा गांधी की शैली का एक कार्टूनिस्ट की टिप्पणी दिखाई गई है। कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना का क्या मतलब निकला? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथ से नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी की लोकप्रियता के लिहाजा से वह स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का संगठित ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे। अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी के चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्ग अथवा गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल कर कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ी गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दे पर जन आक्रोश तथा मंदी लगातार बढ़ती रही। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। यह तो कुछ ऐसा ही है कि कोई मकान की बुनियादी और छत बदल दें, फिर भी कहें कि मकान वही है। पुराने और नई कांग्रेस में कौन सी चीज समान थी? नई कांग्रेस में कौन सी चीज समान थी? ये सिने संसार, जंजीर, प्रकाश मेहरा, स्मैश हिट, जंजीर मूवी। यह विजय एक नौजवान पुलिस अधिकारी है। वह गुंडागर्दी खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे झूठे आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है। जेल से बाहर आने पर विजय दोषी लोगों से प्रतिशोध लेने को ठानता है। उसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः वह खलनायक और उसके साथियों को सबक सिखाकर ही रहता है। व्यवस्था के भीतर ही कई लोग ऐसे हैं जो विजय को समाज विरोधी तत्व से लड़ने में मदद पहुंचाते हैं। इसी फिल्म में नैतिक मूल्यों के पतन और उसके उपजी कुंठा को बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। फिल्म के नायक विजय का गुस्सा और क्षोभ व्यवस्था की लाचारी की गहराई से चित्रित है। जंजीर के साथ 7वें दशक में नए तरह के गुस्सैले नौजवान नायक का जन्म हुआ। यह 1973 वर्ष की फिल्म थी। निर्देशक प्रकाश मेहरा, पटकथा जावेद अख्तर, अभिनय अमिताभ बच्चन, अजीत, जया पादुड़ी प्राण थे। इसके बाद चैप्टर का खुद करें खुद सीखें। राजनीतिक दलों द्वारा गढ़े गए नारे और उसकी एक सूची बनाएं। क्या आपको लगता है कि चीजों की विज्ञापन और राजनीतिक दलों के नारे, घोषणा पत्र तथा विज्ञापनों में कोई समानता है? महंगाई राजनीतिक दलों की नीतियों पर क्या प्रभाव डालती है? इस पर चर्चा कीजिए।